ओके जनाब, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस का अगर इंट्रोडक्शन तो यहाँ से ये याद रखें ख़ासतौर पे ये कि ये ही वायरस है जो कि डीएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। यहाँ इसके एमसीक्यूज़ में ये पूछ सकते हैं या हमारे पास इसकी जो है डिटेक्शन क्या है, या एससीक्यू में अगर हेपेटाइटिस बी के बारे में लिखे तो ये पूछ सकते हैं डिटेक्शन क्या। डिटेक्शन हमारे पास हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन जो है हमारे पास ये करवाते हैं। ट्रांसफ़र जो है इसकी जो है हमारे पास जो है मैं आगे बता देती हूँ कैसे होती है। अब हम बात कर देते हैं कि ये कह रहे हैं या तो एक्यूट रहेगा और रिकवरी होगी और जो है क्लियरेंस हो जाएगी, कह रहे हैं या क्रोनिक में जाएगा लेकिन जो है वो प्रोग्रेसिव क्रोनिक नहीं होगी, सिरहोसिस वगैरह नहीं होगी, या कह रहे हैं परमानेंट एक्यूट में चले जाएगा, मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है बंदा वो इंसेफेलोपैथी या कोगुलोपैथी में चले जाएगा, या कह रहे हैं प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीज़ होगी, सिरहोसिस में जा सकते हैं या एसिम्प्टोमेटिक में ये रह सकते हैं। अब कह रहे हैं कि जो है ये क्रॉनिक में जा सकता है लेकिन 10%, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी ट्रांसमिशन क्या है कि ये कह रहे हैं कि इंक्यूबेशन के जो है वो लास्ट पीरियड में जैसे 1 to 26 वो वीक्स हैं, तो 26 के लास्ट वीक में हमारे पास जो है वो ब्लड में जो है हमें पता चल सकता है एक्यूट या क्रॉनिक की हेपेटाइटिस बी है। नंबर दूसरा कह रही है हार्डी वायरस है, मतलब जिसका टेम्परेचर और जिस तरह की कंडीशन है उसमें तब्दील हो जाता है। नंबर तीसरा ये कह रहे हैं कि ये मदर टू फीटस भी जो है हमारे पास वो ट्रांसफ़र हो सकता है। नंबर दूसरा कि हर फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्रेस्ट मिल्क है, टीयर है, वो पसीना है, सेमेन है, सलाइवा है, हर चीज़ के ज़रिए जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और जो कह रहे हैं कि यही एक वायरस है जो कि मदर से फीटस तक भी जा सकता है। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इंट्रावेनस जितने भी हमारे पास है उस सबसे ये हमारे पास ट्रांसफ़र हो सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हो गया, ये इसकी मतलब ट्रांसमिशन हो गई कि ट्रांसफ़र कैसे होता है। और अब इसकी अगर वो बात कर लें, स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो यही हमारे पास एक वायरस है जो डीएनए कंटेनिंग वायरस है। और बात कर लें तो ये होस्ट सेल है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियोसाइड जो है वो प्री कोर और एंटी वो जो है कोर प्रोटीन के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं यहाँ पर। और फिर इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो सरफेस मार्कर्स हैं कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे इसका क्रॉनिक स्टेज चल रहा है या एक्यूट स्टेज चल रहा है, ये हेपेटाइटिस बी है। तो क्लिनिकल कोर्सेज में मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि हमारे पास एक वायरस है, ये हमारे पास अगर ये वायरस है तो इसके ऊपर ये जो लगे हुए हैं ना, ये हमारे पास सरफेस एंटीजन आई इधर लग गई, ठीक है। एक ये सब सरफेस एंटीजन आई यहाँ लग गई, जो इसके खिलाफ सरफेस एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो हम उसको कहेंगे HBV सरफेस एंटीबॉडीज़। हमारे पास क्या है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन्स जो कि यहाँ के अटैच हुए बाहर, फिर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़, ठीक है। और फिर हमारे पास हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन एंटीबॉडीज़, ये दोनों ये जो है वो एक्यूट में थोड़ी सी देर के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़ IgM और IgM हमारे पास एंटीबॉडी जो है वो यहाँ पर होती है प्रोटीन, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे पास एंटीजन अंदर होगा, एंटीबॉडीज़ बाहर होगी, लेकिन इसलिए इतने प्रोटेक्टिव नहीं है। लेकिन मैं इसके कंडीशन आपको बता देती हूँ। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है वायरस आया, हमारे पास HBV आया, उसने क्या किया, अब वायरस आ गया तो हमारे सीरम में तो आ गया ना हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास पीक कंडीशन में चले गया यहाँ तक के यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि एंटीबॉडीज़ बी जो है वो सरफेस एंटीबॉडीज़ जो है उसके सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडीज़ बन गई, लेकिन अभी तक हमें डिटेक्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कि सारी एंटीबॉडीज़ यहाँ पर जितने भी एंटीजन थे उनको जो है वो कवर करने की कोशिश में लगी हुई है। सिर्फ हमें इस तक हमें सिर्फ एंटीजन्स जो हैं वो सीरम्स में मिल रहे हैं, ठीक है। ये एक्यूट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एंटीबॉडीज़ यहाँ तक भी नहीं मिले। जब हमारे पास एक्यूट कंडीशन खत्म हुई, यहाँ पर जो है एंटीबॉडीज़ और एंटीजन हमें दोनों ही नहीं मिलेंगे। ये हम हमारे पास कह देते हैं विंडो फेस हैं कि यहाँ पर ना हमें एंटीबॉडीज़ ना एंटीजेंस मिलेंगे, वो सरफेस एंटीबॉडीज़ ना सरफेस एंटीजेंस मिलेंगे। और फिर हम कहते हैं कि एक्यूट के थोड़ी देर बाद जो है एंटी हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन जो है वो आ जाते हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद वो खुद ही जो हैं वो चले जाते हैं। और हेपेटाइटिस बी ई जो है हमें बताते हैं कि एक्यूट फेज़ जो है वो अपनी पीक पर है, या उसकी ट्रांसमिबिलिटी या अवेलेबिलिटी जो है या इनफर्टिलिटी जो है इन्फेक्टिविटी है वो बहुत पीक पर है। हमारे पास कौन HBE एंटीजन या एंटीबॉडीज़ जो हैं हमें ये बताते हैं। कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है हमारे पास जहाँ अब इसके खिलाफ जो हेपेटाइटिस बी जो है सरफेस एंटीबॉडीज़ हमारे बन गई हैं, ये हमारे पास
उम्र भर रहती हैं, कि हमारे पास अब इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, अब हमारे पास ये लड़ते रहेंगे। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो भी हमारे पास एक्यूट सिम्टम जाहिर हुए, उसके थोड़ी देर बाद हमारे पास जो है एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़, कोर एंटीबॉडीज़ बन गई IgA ठीक है, एंटीबॉडीज़ बन गई जो कि हमारे पास पूरी उम्र रहते हैं। कहते हैं कि जो वो हमारे पास सरफेस एंटीबॉडीज़ है ना, वो भी कुछ सालों तक चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो है हमारे पास पूरी ज़िंदगी रहते हैं हमारे पास के। लेकिन हमारे पास ये प्रोटेक्टिव नहीं है, जो हमारे पास कोर एंटीबॉडीज़ है ना वो हमारे पास प्रोटेक्टिव नहीं है। हमारे पास जो काम की चीज़ें हैं वो सिर्फ यही हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये इनके खिलाफ लड़ लेती हैं। लेकिन जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़ हैं वो इनके साथ, क्योंकि ये अंदर है एंटीजन, एंटीबॉडीज़ बाहर बनेंगी तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, लड़ नहीं सकती हैं, इसलिए वो इतनी प्रोटेक्टिव नहीं है। लेकिन बस हमें एज अ सीरम मार्कर बता देती हैं कि हमें हेपेटाइटिस बी है या नहीं है, या हुआ था या नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इसकी ना क्रॉनिक और ना एक्यूट की बात कर लेते हैं कि हम कैसे बात करेंगे। अगर हम कह दें कि यहाँ पर अगर हमें जो है एंटीजेंस ही मिल रहे हैं, अब यहाँ पर आके हमारे एंटीजेंस तो ख़त्म हो जाने चाहिए ना, हमें यहाँ तक हमें एंटीजेंस जब तक मिलते रहेंगे ना एंटीजेंस, ठीक है, तो हम कहते रहेंगे कि ये हमारे पास अभी एक्यूट जो है वो चल रहा है। जब हमारे पास एंटीजेंस मिलना बंद हो जाएंगे, एंटीबॉडीज़ हमें सिर्फ सीरम में मिलेंगी, तो हम कहेंगे अभी क्रॉनिक स्टेज स्टार्ट हो गया है। नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में अगर हमें जो है वो एंटीजेंस मिल रही हैं और एंटीबॉडीज़ कम मिल रही हैं तो हम कहेंगे एक्यूट चल रहा है। और अगर हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी जो है एंटीजेंस है और एंटीबॉडीज़ ज़्यादा हैं तो हम क्रॉनिक कहेंगे। और अगर हम कह रहे हैं कि अब एंटीजेंस तो हैं ही नहीं, सिर्फ एंटीबॉडीज़ है, तो हम कहेंगे कि ये बंदा जो है वो क्योर हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, प्रोग्रेस में जा रहा है। ठीक है, समझ आया? ये फिर समझा देती हूँ। अब हम कहते हैं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा एंटीजेंस हमें सीरम्स में मिल रही हैं, एंटीबॉडीज़ कम मिल रही हैं, तो हम कहेंगे एक्यूट चल रहा है। फिर हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास एंटीबॉडीज़ है, एंटीजेंस बहुत कम है, तो हम कहेंगे क्रॉनिक है। और अगर हम कहेंगे कि एंटीजेंस है ही नहीं, सिर्फ एंटीबॉडीज़ हैं, तो हम कहेंगे होके हट गया है। ठीक है, ये हमारे पास बात समझ आई। सबसे पहले हमें कौन सा सीरम नज़र आएगा? सबसे पहले तो हमारे पास एंटीजन आ गए, सरफेस एंटीजन, तो सबसे पहले हमें कौन मिलेगा? सरफेस एंटीबॉडीज़ मिलेंगे हेपेटाइटिस बी के खिलाफ। ठीक है, पहले तो एक्यूट तक ही हमें मिलती नहीं, क्योंकि सारी इसके साथ कवर करने की कोशिश में होता है। और फिर एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर हमें ना एंटीजन मिलते हैं ना एंटीबॉडीज़ मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम टेस्ट करवाएं तो हमें जो है IgE या IG कोर एंटीबॉडीज़ जो बनते हैं वो हमें सीरम मार्कर्स बता सकते हैं कि हमें हेपेटाइटिस बी हुआ है। ठीक है, अगर ये बात हो गई, फिर यहाँ पर जाके हमारे पास एंटीजेंस तो ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमारा जो है वो रिकवरी में जा रहा है या क्रॉनिक में जा रहा है, वो कम हो जाएंगे, एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होंगे, वो सारी कहानी जो मैंने आपको पीछे दिखा दी है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम इसमें जैसे अगर डायग्नोस करने के लिए अगर हम इसका कोई सीरम टेस्ट करवाते हैं तो हम कौन सा करवाएंगे? एक तो हम जो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंटीबॉडीज़, क्योंकि वो जो है हमारे पास पूरी ज़िंदगी रहती हैं, एंटीजन या कोर एंटीजेंस। ठीक है, ये हमारे पास जो IgE है ये तो है गायब हो जाती हैं थोड़ी देर बाद। ये हमारे, अब मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। जैसे अब हमारे पास ये एंटीजन आए, सरफेस एंटीजन आए, यहाँ तक 2 मिनट रुकें यार, सरफेस एंटीजन आए। ठीक है, अब हमारे पास ये यहाँ भी सरफेस एंटीबॉडीज़ हमें नहीं नज़र आई। ठीक है, नज़र नहीं आई। अब यहाँ पर हमें एंटीबॉडीज़ और एंटीजन इन दोनों ही नज़र नहीं आई, तो हम इसे कह देंगे इक्विवेलेंस जोन। ठीक है, अब हम कहेंगे कि मतलब जैसे सिम्टम्स शुरू हुए उसके थोड़ी देर बाद हमारे पास हेपेटाइटिस बी एंटीजेंस भी आ गए। अब हमारे पास ये विंडो पीरियड गुजर गया और देखें यहाँ पर हमारे पास एंटीबॉडीज़ ये भी आई और यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ जो हमारे एंटीजन के ख़िलाफ़ बनी, ये देखें, ये हमारे पास जो है वो क्रॉनिक एरिया तक गई, मतलब कि ये हमारे पास गई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। यहाँ पर कहाँ ज़ाहिर कहाँ हुई? विंडो पीरियड के बाद। ठीक है, और अगर बात कर लें हम, ये देखें, और अगर बात कर लें हेपेटाइटिस बी कोर की, तो वो एक्यूट पीरियड में हमारे पास आई। ठीक है, और हमारे पास कहाँ तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलेगी, पूरी ज़िंदगी ये रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गई। और हमारे पास DNA पॉलीमरेज टेस्ट भी करवाते हैं कि मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ इतना नहीं होता। हम लोग जो मोस्टली जो टेस्ट करवाते हैं वो HbS एंटीजन करवाते हैं, ये वाला सरफेस एंटीजन वाला कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, इंक्यूबेशन पीरियड में हमारे पास क्या है कि HbS एंटीजन तो पहले आ ही गया है। ठीक है, वो हमारे पास जाहिर होगा। अब प्रोग्राम एक्यूट डिजीज़ में हमारे पास क्या होगा कि
हमारे पास एंटीबॉडीज़ एंटीजन जो हैं वो सरफेस एंटीजन जो है हेपेटाइटिस बी की वो नज़र आएंगी, और एंटी जो है वो जो कोर हमारे पास एंटीजन हैं बॉडीज़ वो नज़र आएंगी। ठीक है, अगर हम अर्ली स्टेज में देखें तो हमें क्या नज़र आएंगी, ये। और हम ऐसे अगर विंडो पीरियड में देख लें, हम विंडो टाइम में देख लें, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे, तो हमें एंटीबॉडीज़ हेपेटाइटिस बी कोर नज़र आएंगी, और लेट स्टेज में हमें जो है ये दोनों एंटीबॉडीज़ हेपेटाइटिस बी जो है वो भी, वो सरफेस वाली भी, और एंटी जो है वो कोर, ये दोनों हमें लेट स्टेज में भी नज़र आएगी। अर्ली में हमें कोर नज़र आएगी, एक्यूट डिजीज़ में हमें सरफेस एंटीजन नज़र आएंगी और एंटीबॉडीज़ कोर दोनों नज़र आएंगी। हमें जो है वो हेपेटाइटिस बी कोर जो है वो सिर्फ विंडो पीरियड में अकेली नज़र आएगी, वरना हमारे पास एंटीजन तो हेपेटाइटिस बी एंटीजन तो प्रेजेंस होते ही होते हैं जब तक कि वो जो है वो रिकवरी फेज में ना चले जाए। ठीक है, ये अगर यहाँ पर भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लें दोबारा। मॉर्फोलॉजी में बताया हुआ है कि ग्राउंड क्लास हेपेटोसाइट हो जाते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में, क्यू के एक्यूमुलेशन हो जाती है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इन द साइटोप्लाज्म, और लार्ज पेल फाइनली ग्रैनुलर पिंक साइटोप्लाज्म हो जाता है हेमाटो ऑक्सीजन एजेंट स्टेनिंग की वजह से, इम्यूनोस्टेसिस और कन्फर्म दैन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बैलून्ड हो जाता है, और सरफेस एंटीजन जो उसके अंदर ब्राउन ब्राउन से दिख रही होती हैं, और ये और सरफेस एंटीजन। ठीक है, ये हमारे पास इसका ये कि सिर्फ इतना याद रख लें कि हेपेटाइटिस बी के अंदर जो होता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हो जाती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो उसकी जो एंटीबॉडी वो एंटीजन सरफेस एंटीजन हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, और जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बैलून सा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और सरफेस एंटीजन उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन से लगी नज़र आ रही होगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी ग्राउंड ग्लास सेल अपीयरेंस है। ये हमारे पास हेपेटाइटिस बी भी कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं हेपेटाइटिस सी की तरफ। अल्लाह हाफिज़।